नमस्कार, राम राम सभी दोस्तों साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो हमने पिछले अध्याय में बुद्धि की शुरुआत की थी। बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से बुद्धि को जानने की कोशिश की। उसके बाद में कुछ सिद्धांतों से भी बुद्धि का हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था कि बुद्धि किस प्रकार की क्रिया है तथा किस प्रकार से मानसिक रूप से उसको संपन्न किया जाता है। तो उसी क्रम में हम आगे आज बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की, अर्थात अब बुद्धि को मापने की बात करते हैं, किस प्रकार से इसमें प्रयास किए गए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की बात आती है तो ये शुरुआत, जैसे हमने प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंड ने, जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में स्थापना की थी, तो उन्होंने जो बुद्धि है उसके मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार दिया था। उन्होंने स्थापना की थी 1879 में प्रयोगशाला। तो सीधा सीधा आपको पूछे कि जो बुद्धि है उसको सर्वप्रथम वैज्ञानिक आधार किसने दिया, तो वो दिया था विलियम वुंट ने। उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो जो मानसिक परीक्षण शब्द निकल के आया था ना, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था कैटल ने 1890 में। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तथा उसके बाद में जो बुद्धि परीक्षण के रूप में नाम निकल के आता है सबसे बड़े वैज्ञानिक का, अर्थात बिन्ने का। उन्होंने प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया था जो कि उन्होंने 1905 में बनाया था। 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया था जो कि उन्होंने फ्रेंच भाषा में बनाया था। ये फ्रेंच भाषा में बनाया तथा ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, जो कि किस प्रकार का था, पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत, अर्थात एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि का मापन, और शाब्दिक रूप से अर्थात पढ़े लिखे लोगों के लिए। उसके बाद में इन्होंने इसमें ही खुद संशोधन किया था। 1908 में उन्होंने पहला संशोधन किया तथा उसके बाद में इसी के बाद में दूसरा संशोधन किया था 1911 में। 1911 में जो संशोधन किया उन्होंने उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके उसको विस्तृत रूप प्रदान किया था जो उसका पहले का था। तो इसमें उन्होंने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी थी। उसके बाद में बात आती है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो टर्मन थे, उन्होंने इसको और सुधार करते हुए इन्हीं के नाम पर इनके सम्मान के रूप में एक परीक्षण दिया जो कि कहलाया स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण, जो कि 1916 में चर्चा में आया। तो ये हमने जो बुद्धि के परीक्षण को लेकर इसकी मोटी मोटी बात है उसकी एक नज़र डाली है। अब आगे हम देखते हैं कि बुद्धि के जैसे परीक्षण थे वो कितने प्रकार के होते हैं या किस प्रकार से होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण मेनली 2 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो व्यक्तिगत रूप से, अर्थात किसी एक व्यक्ति की बुद्धि को मापना, या सामूहिक अर्थात समूह में बुद्धि को मापना, क्योंकि इसमें तो एक एक व्यक्ति की बुद्धि मापते समय अधिक समय लगेगा। ये तैयार किया गया था, अर्थात कोई फौज वगैरह की तैयारी के लिए जरूरत पड़ी तब इसको काम में लिया गया था, अर्थात समूह में बहुत से लोगों को एक साथ है उनकी बुद्धि का परीक्षण करना। तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वह भी 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक अर्थात पढ़े लिखे लोगों के लिए या साक्षर लोगों के लिए, अशाब्दिक। तो जरूरी तो ये नहीं है ना कि सभी पढ़े लिखे हो या जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हीं में बुद्धि हो, अनपढ़ लोगों में भी तो बुद्धि होती है, तो अशाब्दिक उनके लिए। इसी प्रकार सामूहिक में भी शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों 2 प्रकार होते हैं। तो जैसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण का कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी शुरुआत कब की गई या इसका निर्माण क्यों किया गया। तो 1917 में जब अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, उसके समय जो सैनिक थे उनके चयन के लिए, सैनिकों के चयन के लिए इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। जैसे इसमें फिर 2 परीक्षण तैयार किए गए थे। एक तो आर्मी अल्फा परीक्षण तैयार किया गया था और एक तैयार किया गया था आर्मी बीटा। तो ये जो आर्मी अल्फा था ये तैयार किया गया था शिक्षित लोगों के लिए, अर्थात ये था शाब्दिक। और जो आर्मी
बीटा था ये तैयार किया गया था अशिक्षित लोगों के लिए, जो कि अशाब्दिक के रूप में तैयार किया गया था। तो अब हम कुछ जो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तियों वाले अर्थात जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है उनकी बात करेंगे। 2 4 5 6 जो मेन हैं उनकी हम बात करेंगे। देखना, जो सबसे पहले स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण है उसकी हम बात कर चुके हैं कि ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में तैयार किया गया था, अल्फ्रेड बिन्ने ने तैयार किया था। दूसरा आता है टर्मन मेरिल परीक्षण। टर्मन जो मेरिल परीक्षण है ये तैयार किया गया था टर्मन द्वारा तैयार किया गया था मेरिल के साथ में मिलकर। इसमें कुछ अंकगणित के प्रश्न तैयार किए गए थे, इनमें मेनली आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि ये आ जाता है कि टर्मन मेरिल परीक्षण है वो किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें ऑप्शन आते हैं बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो टर्मन मेरिल परीक्षण है वह बुद्धि से संबंधित है, और इसका प्रवर्तक पूछ लिया जाता है तो टर्मन और मेरिल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं, आगे आता है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। ये तैयार किया गया था रेविन द्वारा ये तैयार किया गया था 1938 में। ये जो था ये अशाब्दिक प्रकार का था। अशाब्दिक परीक्षण होता है ना, उसमें जैसे आपको पता है कि जैसे पढ़ने वाली उसमें कोई चीज़ नहीं होगी, जैसे कोई चित्र हो गया, इस प्रकार की बातें होंगी, चित्र हो गई, आकृति हो गई, ज्यामितीय प्रकार के और आकृतियाँ हो गई, उस प्रकार के इसमें होते हैं, जैसे मैट्रिक्स होती हैं इसमें। जैसे इसमें इन्होंने 2 भाग बताए थे। एक भाग बताया था कि एक रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होती है जो जिसमें कुछ बॉक्सेस बनाए थे, जैसे ए बी सी, इस प्रकार से जो ए बी सी इनको क्रम में दिया जाता है, जैसे ए सबसे सरल दिया जाता है, उसके बाद में कठिन दिया जाता है और उसके बाद में सबसे कठिन दिया जाता है। तो एक बनाया था इन्होंने रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और दूसरा बनाया था जो स्टैंडर्ड का बनाया था, अर्थात स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। या इसमें आप सीधा सीधा ये ध्यान में रखना है कि जो ये रंगीन बनाया था ये बनाया था उन्होंने बच्चों के लिए, और जो स्टैंडर्ड वाला बनाया था ये बनाया था वयस्कों के लिए, अर्थात बड़े व्यक्तियों के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं तो एक आता है संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण, जो कि दिया गया था कैटल के द्वारा दिया गया था। इनमें आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, क्योंकि ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। इसमें तो ये बुद्धि नाम मिल जाता है, कईयों में नाम नहीं मिलता, जैसे पास अलोंग परीक्षण है तो ये किससे संबंधित है, ठीक है, ये दिया था कैटल ने। इसके अंतर्गत इन्होंने 3 मापक बताए थे। जैसे एक मापक बताया था तो उसमें छोटे बच्चों के लिए था, एक मापक था जो थोड़े से और अर्थात बाल्यावस्था के बच्चों के लिए था, या मैं कहूँ छोटे बच्चों के लिए, एक था बाल्यावस्था के बच्चों के लिए, और एक था जो कि बड़े अर्थात किशोरावस्था के बड़े बालकों के लिए था। तो संस्कृति बुद्धि मुक्त बुद्धि परीक्षण जो दिया गया था कैटल के द्वारा। जैसे आगे एक परीक्षण आता है जालोटा जी ने बुद्धि परीक्षण बनाया था 1921 में, जो बनाया था शाब्दिक और सामूहिक प्रकार का, अर्थात हम विद्यालय में इसका अधिक प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात सामूहिक पूरी क्लास हो गई, और शाब्दिक अर्थात पढ़े लिखे। तो ये मेनली तैयार किया गया था जो 11 से 16 वर्ष के बच्चे हैं ना उनके लिए, जलोटा बुद्धि परीक्षण। उसके बाद में आता है पास अलोंग परीक्षण, ये दिया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के तैयार किए गए थे। इनमें क्या होता है कि इनमें कुछ पास होते हैं या बॉक्स होते हैं, इनमें रंगीन प्रकार के बॉक्स होते हैं जो कि 7 से 18 वर्ष के बालकों के लिए महत्वपूर्ण रूप से काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है भाटिया जी का बैटरी परीक्षण, अर्थात चंद्रमोहन जी भाटिया। इनको बैटरी परीक्षण भी बोलते हैं और इसको निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं। निष्पत्ति अर्थात है परफॉर्मेंस, कि किस प्रकार से बच्चों की क्रियात्मक क्रिया रही है, अर्थात उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही है। तो ये भी मेनली छोटे बच्चों के लिए प्रयोग में लाया गया, जो कि शिक्षित और अशिक्षित अर्थात शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का था, शिक्षित और अशिक्षित दोनों बच्चों के लिए उपयोगी था। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि क्योंकि इसमें इन्होंने
4-5 टेस्ट मिलाकर एक शामिल 4-5 टेस्ट मिलाकर एक पूरा बड़ा परीक्षण तैयार किया है, जिसमें एक ब्लॉक डिजाइन परीक्षण होता है, एक पास अलोंग परीक्षण होता है जो अलेक्जेंडर वाला था, उसको भी इसमें शामिल किया। इसमें अनेकों प्रकार की रेखा आकृतियों के चित्रण होते हैं। एक तुरंत स्मृति में लाने वाले अंकों का परीक्षण होता है। एक जैसे चित्र दिया जाता है, आगे क्रम में उस चित्र की पूर्ति करना होता है। तो इसमें आपको भाटिया जो बैटरी परीक्षण है, इसमें ये 5 नाम मुख्यतः ध्यान में रखने। इनमें ये क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा भाटिया जी के बैटरी परीक्षण में शामिल नहीं था। तो इनको आप कैसे भी ध्यान में रखें, इनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले पास अलोंग परीक्षण तो आपको ध्यान में रह जाएगा, अलेक्जेंडर वाला, जो कि इनके परीक्षण में शामिल है, जो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इनमें डीप नहीं जाना है, क्योंकि हमको बच्चे की बुद्धि को मापना नहीं है, हमको केवल क्वेश्चन सही करना है या इनके नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो काम होता है मनोवैज्ञानिकों का। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो एक आता है वेसलर का बुद्धि परीक्षण, जो कि दिया गया था डॉक्टर डेविड वेसलर के द्वारा। डॉक्टर डेविड वेसलर जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, इनका भी बुद्धि के क्षेत्र में या बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में अधिक योगदान रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसमें वाचिक और अवाचिक दोनों प्रकार का, अर्थात शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का बनाया था। फिर अर्थात वेसलर बुद्धि परीक्षण, इसमें जैसे इंग्लिश में इसमें शॉर्ट में ये बोलते हैं वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये कई बार WIT भी लिखा हुआ आ जाता है। तो इसकी चर्चा कर ली कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। फिर इसमें इन्होंने संशोधन करते हुए 1955 में अलग नाम से तैयार किया। 1955 में इसका संशोधन करके इन्होंने इसका नाम रख दिया था वेस, जो कि अडल्टों के लिए इन्होंने तैयार किया था कि वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस और स्केल, एक स्केल तैयार किया था। तो ये भी आपको मेनली ध्यान में रखना है कि 1905 में ना, माफ करना, 1955 में इन्होंने अपना जो WIT था उसमें संशोधन करके वेस तैयार किया था, जो कि अडल्टों के लिए था। इसका आपको कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जैसे कि इसका हो गया वेसलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो इसमें इन्होंने 2 पार्ट बताए इसके, एक तो है WISC और एक है WAI। जैसे C4 इसमें चाइल्ड हो जाएगा, अर्थात ये इन्होंने बच्चों के लिए तैयार किया, 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए। ये फिर वही अडल्टों के लिए, या मैं कहूँ तो 15 के बाद की वर्षों के लिए, 16 से आगे वर्ष के लिए इन्होंने तैयार किया था। वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, तो ये हो गया वेस, ठीक है। फिर इसी में संशोधन करते हुए इसे व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया था। 1967 में इसका एक रूप और निकल के आया था, जो कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए और प्राइमरी के बच्चों के लिए उपयोगी था। WPPSI अर्थात वेसलर प्री स्कूल और प्राइमरी स्कूल के लिए स्केल तैयार किया था। तो ये कुछ बुद्धि के महत्वपूर्ण परीक्षणों की चर्चा की है। अब जैसे कुछ आगे शब्द आते हैं, जैसे बुद्धि लब्धि होता है, शिक्षा लब्धि होता है, या संवेग लब्धि होता है। अर्थात बुद्धि लब्धि एक बच्चे की बुद्धि मापने की एक स्तर तैयार किया गया, अर्थात है किसी बच्चे की वास्तविक आयु कुछ ही होती है। जैसे कोई बालक 6 नंबर क्लास में है और वह क्वेश्चन हल कर रहा है 10वीं क्लास के, तो उसकी जो मानसिक आयु है वह तो हो जाएगी 10 वर्ष, और जो उसकी शारीरिक या वास्तविक आयु वह हो जाएगी 6 वर्ष। तो बुद्धि मापन का कुछ छोटा इतिहास है, उसकी हम बात करते हैं कि जो बुद्धि मापन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ना, वो किया गया था गाल्टन के द्वारा, गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन, 1885 में। या इसके बाद में मैं बात कहूँ तो जो मानसिक परीक्षण शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग 1890 में कैटल ने किया था। ये हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि सर्वप्रथम मापन का कार्य बिन्ने ने शुरुआत की थी 1905 में। ये मैंने अभी आपको बताया। वास्तविक आयु क्या होती है, जो उसकी मेन आयु होती है या शरीर के अनुसार आयु होती है, वह उसकी वास्तविक आयु होती है, और वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है या वह किस मानसिक स्तर का कार्य कर रहा है, वह उसकी मानसिक आयु हो जाएगी। तो मानसिक आयु का जो सर्वप्रथम विचार था वो भी अल्फ्रेड बिन्ने की ही देन है, अर्थात उन्होंने 1908 में मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार
साइको में प्रतिपादित किया था। उसके बाद में जैसे बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रतिपादन कहें तो वो विलियमस्टन तथा कोलमान के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वह केवल इतना ही दिया गया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो ये दिया गया था विलियमस्टन तथा कोलमान के द्वारा, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। इसके बाद में जो इसका संशोधित सूत्र है वह तैयार किया था टर्मन ने किया था 1916 में। संशोधित सूत्र की मैं बात करूं अर्थात प्रतिशत रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं मानसिक आयु अर्थात मेंटल एज और वास्तविक आयु को बोलते हैं CA, ठीक है, CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसमें इन्होंने गुणा में 100 लगाया था अर्थात जिससे प्रतिशत ज्ञात हो उसके। तो जो संशोधित सूत्र है उसको आपको ध्यान में रखना है कि संशोधित सूत्र टर्मन के द्वारा तैयार किया गया था। जो विलियमस्टन के द्वारा था वह तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु था, लेकिन इसको इन्होंने संशोधित रूप से प्रस्तुत किया था। जैसे बुद्धि परीक्षण को मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं तो जैसे कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल है, उम्र 10 साल है या उसकी कहूं तो वास्तविक आयु हो गई 10 वर्ष, और वह कार्य कर रहा है 10 वर्ष के, अर्थात तो 10 वर्ष के जो भी क्वेश्चन है या जो मानसिक क्रियाएं हैं 10 वर्ष की उनको संपन्न कर रहा है, तो उसकी जो मानसिक आयु है ना वो हो जाएगी 13 वर्ष। तो इस सूत्र के हिसाब से हम ज्ञात करें तो मानसिक आयु अर्थात 13 और CA क्रोनोलॉजिकल एज अर्थात वास्तविक आयु वो है 10 वर्ष और गुणा में 100, तो ये आ गई 130। अर्थात जो बच्चा है वह अति कुशागर है या अति श्रेष्ठ है, जिसको बोलते हैं वेरी सुपीरियर। इसके हम आगे टेबल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बालकों की बुद्धि के आधार पर उनको किस प्रकार से बांटा गया। जैसे आपने सुना होगा मंदबुद्धि बालक, मूढ़, निश्चित, महामूर्ख, इस प्रकार के आपने शब्द सुने होंगे, जिनको आप इंग्लिश के रूप में ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि हिंदी शब्दों में मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि अलग अलग उनके हिंदी अर्थ देखने को मिलते हैं। जैसे मूर्ख को कई बार मूढ़ लिख दिया जाता है, तो कई बार महामूर्ख को जैसे मूढ़ लिख दिया जाता है, इस प्रकार से उनमें दिक्कत रहती है, तो उनको आपको इंग्लिश में अधिक ध्यान में रखना है। जैसे अब मैं टेबल के आधार पर बताता हूँ आपको। जैसे ये जो हम सूत्र अभी अभी हमने ज्ञात किया, इसके आधार पर हम बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर लेंगे। अर्थात मैं नीचे से इसको शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे बुद्धि लब्धि सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0 से 25, उसके बाद में 26 से 50, और उसके बाद में 51 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 109, 110 से 119, 120 से 139 और इससे ऊपर हो गई, या मैं बात करूं तो 140 से ऊपर। तो ये इसके जो 9 स्तर हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। ये जो बुद्धि परीक्षण है ये दिया गया था टर्मन के द्वारा, जो कि सबसे सार्थक माना जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इनमें संशोधन करते हुए अलग अलग अपने प्रकार का परीक्षण दिया है, लेकिन इसको सर्वमान्य सत्य माना गया था। जो 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाला बालक होता है उसको बोला गया है इडियट, या हिंदी में मैं बात करूं तो उसको बोला गया है जड़ बुद्धि बालक। उसके बाद में जो 26 से 50 बुद्धि लब्धि बालक होता है उसको बोला है इम्बेसाइल, या हिंदी में बात करूं तो उसको बोलते हैं मूढ़ बुद्धि वाला बालक। उसके बाद में ऊपर स्तर की बात करूं तो 51 से 69, इसको बोला गया है मोरॉन अर्थात हिंदी में याद रहे आपको तो मूर्ख, लेकिन इनका मैं नाम पहले बता चुका हूं आपको कि चेंज मिल जाता है कई बार। इससे ऊपर जो 70 से 79 वाले होते हैं उनको बोला गया है थोड़ा सा क्षीण बुद्धि का बालक। तो जो 70 से 79 वाले होते हैं उनको बोला जाता है निश्चित रूप से क्षीण बालक, या इन्हीं को बोला जाता है मंदबुद्धि बालक, या इंग्लिश में बात करूं तो इनको बोलते हैं रिटार्डेड चाइल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेनली इसमें बनता है कि मंदबुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वह कितनी होती है, वह होती है 70 से 79। तो इसके बाद में जो 80 से
89 वाले आते हैं उनको बोलते हैं मंद बुद्धि, नहीं, पिछड़े बुद्धि वाले बालक, पिछड़े बुद्धि बालक। मैं ऊपर से इनको जैसे आपको याद करवाते चलूंगा, जैसे जो 90 से 109 वाले बालक होते हैं ना, ये सामान्य बुद्धि बालक हैं या इनको सामान्य बालक बोलते हैं। तो इनके बाद में जो इनसे नीचे आएंगे वो पिछड़े बुद्धि बालक, अर्थात उनसे थोड़ा सा बुद्धि में वह पिछड़ रहे हैं। तो पिछड़े बालक उनको बोल सकते हैं या जो थोड़ा सा पीछे रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड पे आ गया या बैकवर्ड, ये होते हैं बैकवर्ड। जो 90 से 109 वाले होते हैं उनको बोलते हैं सामान्य बुद्धि, या जैसे कई बार क्लास में बोलते हैं ये एवरेज स्टूडेंट है, तो एवरेज। इसके बाद में जो 109 से ऊपर बुद्धि वाले बालक है ना, यानी सामान्य से अधिक बुद्धि वाले बालक, उनको बोलते हैं तीव्र बुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि बालक, या कहें तो अबो एवरेज बोल दिया जाता है इनको, या इनको एक शब्द और काम में लिया जाता है सुपीरियर, या इनको बोल सकते हैं अबो एवरेज, अर्थात एवरेज से ऊपर है ये, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं 120 से 139 वाले, तो उनको बोलते हैं और भी श्रेष्ठ हो गए, अर्थात वो सुपीरियर से भी ऊपर हो गए, जिनको बोलते हैं वेरी सुपीरियर। जो अभी हमने एक बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात की जिसमें 130 आई थी, तो वो इस क्षेत्र में आएगी। 120 से 139 वालों को बोलते हैं वेरी सुपीरियर, और 140 से अधिक जो वाले बालक होते हैं उनको बोलते हैं जीनियस, जीनियस या गॉड गिफ्टेड या गिफ्टेड। जैसे जीनियस मूवी देखी होगी आपने उसमें, ठीक है। तो ये हमने जो बुद्धि लब्धि है उसकी बात की है, और बुद्धि लब्धि के जो टर्मन का वर्गीकरण है उसकी हमने बात की है। तो इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्वेश्चन इसको मेनली ध्यान में रखना है, जो 70 से 79 वाले बालक होते हैं उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं, या जो इंग्लिश में नाम बताएं उनको ध्यान में रखने हैं। तो ये हमने बात की है बुद्धि लब्धि की, जिसको बोलते हैं आईक्यू, आईक्यू। इसके बाद में हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की। संवेगात्मक बुद्धि में कुछ नहीं, इसी प्रकार से ज्ञात करना है। जैसे इसमें इक्यू है तो इसमें माफ करना आईक्यू है तो उसमें इक्यू हो जाएगा, अर्थात इमोशनल। और इसी तरह से ज्ञात की जाती है शिक्षा लब्धि। शिक्षा लब्धि में आईक्यू के स्थान पर इक्यू आ जाएगा। तो इनमें उसी आधार पर सूत्र बनेगा। जैसे इक्यू की मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा संवेगात्मक आयु, उसमें था मानसिक आयु बटा वही वास्तविक आयु गुणा 100, अर्थात संवेगात्मक आयु कितने वर्ष के बालक के बच्चा संवेग समझ पाता है या महसूस कर पाता है, और वास्तविक एज उसकी वास्तविक एज होती है। शिक्षा लब्धि में जैसे संवेगात्मक आयु के स्थान पर शैक्षिक आयु और नीचे वास्तविक आयु वही गुणा 100। तो ये जैसे नहीं पूछा जाता, संवेगात्मक बुद्धि और शिक्षा लब्धि की बात ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ये और अधिक ऊपर स्तर पर जैसे कॉलेज लेवल पर और ऊपर के जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं उन पर पूछा जाता है। तो इसमें आपको मेनली आईक्यू को ध्यान में रखना है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है। तो आज हमने बुद्धि लब्धि के परीक्षण के साथ साथ उसके किस प्रकार से हम परीक्षण के प्रकार पढ़े हैं या बुद्धि लब्धि का जो मापने का तरीका है उसको पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आगे की क्लासों में हम जैसे हमारा चैप्टर है अधिगम उसकी बात करेंगे, और आगे जो पिछड़े बालक हैं उनकी भी बात करेंगे। पिछड़े बालक अर्थात जिनके जो सामान्य बुद्धि से थोड़ी सी कम बुद्धि होती है ना, अर्थात 90 से कम होती है, उनको पिछड़े बालक बोला जाता है। तो आज के हमारे सेशन की यहीं पे हम समाप्ति करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।